वैसे तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ के ओ सदा निरा पाठ के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम 2022 के लिए महा ज़रूरी है। तो लगे रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दबा के बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो ये ओ सदा निरा है पार्ट 7 है, इसका लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके सामने, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण थे? तो इसका आप देखते हैं उत्तर क्या आता है। देखिए बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है और आप लोगों को आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे, इसको 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे तो मज़ा आएगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। वन के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। नदियों को उन्मुक्त नव यौवन बनने से बचाते हैं। उत्ताल वक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले ये गगनचुंबी वन न हो तब तो नदियां प्रचंड कालिका रूप धारण कर लेती है। वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाले हैं। आज चंपारण में वृक्ष को काटकर कृषि युक्त समतल भूमि बना दी गई है। अब उन्मुक्त यौवन को रोकने वाला कोई न रहा, इसलिए अपनी ताकत का एहसास कराती है। लगता है मानो मानव के कर्मों पर अट्टहास करने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आते हैं। तो इस तरह से पहला आपका जो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का कारण क्या था, इसमें बताया गया कि अगर ये नदी के बगल में जो बड़े बड़े वृक्ष सब नहीं थे क्या नहीं कर देते, इसलिए वो सब रोक के रखते हैं। अगला सवाल जो आपके पास है जहन में आ रहे हैं कि धांगर शब्द का क्या आशय है? धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में है भारी का मजदूर। इस बात को ध्यान रखिए, धांगर का क्या आता है? भारी का मजदूर। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से, यानी कि जब ये छोटा नागपुर पठार बिहार में था उस समय दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया। धांगर जाति आदिवासी जातियां ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। धांगरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं। तो चलते हैं, तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल है कि थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारू कौन लोग हैं, उसकी कला के बारे में। थारुओं की गृह कला अनुपमा है। कला उसकी दैनंदिन जिंदगी का अंग है। धान पात्र सिंक का बनाया जाता है। आकर्षक रंगों और डिजाइनों में सिंक और मंजू से घरेलू उपयोगिता के सामान बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, यानी इसका कोई नहीं कर सकता बराबरी। उनके गृह सामानों में उसकी कला और उनके सौंदर्य की झलक मिलती है। धवल सीप और बीज विशेष से बनाए जाने वाले आभूषण जो उनकी संस्कृति की झलक दिखलाते हैं, जिनका उदाहरण लेखक ने नववधू को उनके प्रियतम को क्लेऊ कराने के संदर्भ में झंकृत होने वाली वेनियों से उनकी कला उनकी मधुर और स्निग्ध संस्कृति को मनमोहक झलक दिखलाते। अगर आप ये पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, उसमें जब हम बता रहे थे नववधू जब पहली बार अपने पति के लिए जब खाना ले जाता है, कलौ जिसको कहते हैं हम लोग, कि दोपहर में जो खाने के लिए जाता है, तो वो एकदम कितना अच्छी तरह से जाता है। जब आप पढ़े कि तब आपको पता चला। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? यानी
ये जो अंग्रेज थे नीले किसानों पर, ये जो नील की खेती करता था उस पर क्या अत्याचार, अंग्रेज नीले किसानों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा करते थे। किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती होता था। हर किसान के लिए लाजमी था, जिसे 3 कट्ठा प्रणाली कहा जाता था। नील की खेती जिस भूमि में की जाती थी उसकी उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी और भूमि बंजर हो जाती थी। केमिकल रंगों के इजाद होने के बाद 3 कट्ठा से मुक्ति पाने के लिए किसानों को मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को देना पड़ता था। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर तक नहीं ले जा सकते। साहब के यहाँ कुछ भी हो तो सारा खर्चा रैयत को देना पड़ता था। बता, अगर कोई बीमार पड़ गया साहब तो गांव वाले से चंदा इकट्ठा करके इसकी इलाज करता। तो गाइज, अगर अच्छा लग रहा हो, अगर मेहनत रंग ला रहा है तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने क्यों दिलचस्पी नहीं की? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2022 के लिए। ये VVI कर दीजिए आप लोग। संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत, जान लो, अगर हम ये परिवहन नहीं होता, रोड नहीं होता, गाड़ी नहीं होता, तो ये जहाज नहीं होता, तो अमेरिका से भारत, या अगर ट्रेन नहीं होता, यानी साधन के बारे में बोल रहा है, परिवहन। अंग्रेज किसानों पर अत्याचार क्या करते थे? बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने से बचने के लिए उन्होंने गंगा पार पुल बनाने में, ये पुल है ठीक, ये पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिना परिवहन के साधन के विचारों संप्रेषण नहीं हो पाता, वह स्थानिक रह जाता, जिससे आसानी से दमन किया जा सकता। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचार वहां भी न पहुंच जाए और शेष भाग का सहयोग उन्हें न मिल जाए। यह उनकी सत्ता के बहुत ही खतरनाक था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? ये तो आप लोग, हम जब पढ़ा रहे थे, अगर आप लोग पढ़े हैं तो बहुत मजा आया है, जो भी ऑफलाइन में पढ़ाया गया था। तो ये गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या किया? चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने महत्वपूर्ण काम किया। उनका विचार था ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। उनके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। इसको याद रखिएगा आप लोग, बरहरवा, इसको हम चेंज कर देते हैं रंग। चलिए, ये है बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। ये 3 नाम याद रखिएगा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं के तीनों गांवों में तैनात किया। बरहरवा के विद्यालय में श्री बबन जी गोखले आए, उनकी विदुषी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया। मधुबन में नरहरि दास पारिक और उनकी पत्नी एवं सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया गया। भितिहरवा में व्यवहारिक डॉक्टर देव और सोपानी जी चलाए गए। बाद में पुंडलिक जी आए। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल की। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी क्या मानते शिक्षा के बारे में? आदर्श, गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने और निष्कुलुष चरित्र निर्माण कराने में समझते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे, अर्थात बच्चे सुसंस्कृत और निष्कुलुष चरित्र वाले व्यक्तियों के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त करें। अक्षर ज्ञान को वो इस उद्देश्य की प्राप्ति में विधेय मात्र मानते थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति को वे खौफनाक और है मानते थे। याद रखिएगा, ये वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति उसको खौफनाक मानते थे और गलत मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब है बौद्धिक और चारित्रिक विकास, लेकिन यह पद्धति उसे कुंठित करती है। इस पद्धति में बच्चों को दस्तावेज कराया जाता है ताकि आगे चलकर वे कलर का काम कर सके। उनका सर्वांगीण विकास से कोई सरोकार नहीं है। जीविका के लिए नए साधन सीखने के इच्छुक के लिए औद्योगिक शिक्षा के पक्षधर थे। तात्पर्य यह था कि हमारी परंपरागत व्यवसाय में खोट है, वरन यह कि हम ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने पेशे और जीवन को परिष्कृत करते। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इतिहास का कीमियाई प्रक्रिया क्या है?
इतिहास का क्रियान्वय प्रक्रिया क्या है, तो इसको चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पुंडलिक जी कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये इस अध्याय का है, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी को महात्मा गांधी ने भितिहरवा में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था। उन्हें दूसरा कार्य यह सौंपा गया था कि ग्रामीण वासियों के दिल से भय दूर करें। उस ग्रामीण वासियों के हृदय में नई आशा तथा सुरक्षा का भाव जागृत करना था। वे लगभग 1 साल रह चुक सके। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया, लेकिन फिर भी वह हर 2-3 साल में अपने पढ़ाए स्थान पर देखने आ जाते थे। लेखक की मुलाकात संयोग से पुंडलिक जी से भितिहरवा आश्रम में हुई। वह उनके अभिव्यक्ति से काफी प्रभावित हुए। तो गाइज कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, पसंद लगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।